Hi everyone, this is Nishant and welcome you on Nishant Academy. इस वीडियो में हम लोग जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बचे हुए पार्ट्स जो हमें रिवीजन करना है, ये वो टॉपिक कंटिन्यू करेगा और कोशिश ये है कि इस वीडियो के अंदर जितने भी पार्ट्स अभी तक मैंने करवा दिए हैं वो आपके कवर हो जाएं, उसका रिवीजन हो जाए ताकि हम लोग फर्दर आगे वाले पार्ट्स को कंटिन्यू कर सकें। हमने लास्ट इससे पहले जनरल प्रॉपर तक हमने कवर कर लिया था। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा कैश। कैश के अंदर हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कैश इज अ टाइप ऑफ करंट एसेट। अब आते हैं हम लोग कैश बुक पर। सिंस अ बिजनेस ट्रांजैक्शन मेनली डील्स इन कैश, so it makes a general voluminous. So what we do, we maintain all the cash transaction in a separate book called cash book. कैश बुक होता क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं कि जनरल के अंदर हम लोग कैश से रिलेटेड एक अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैश अकाउंट। चूंकि बिजनेस के अंदर जितने सारे ट्रांजैक्शन हैं उसमें मेनली जो ट्रांजैक्शन है वो कैश से ही होता है, तो ऑब्वियस है ना कि कैश का ट्रांजैक्शन अगर ज्यादा हो रहा है, फ्रिक्वेंट है, डे वाइज बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो जनरल को बहुत मोटा कर देगा, बहुत थिक कर देगा, बहुत वॉल्यूमनस कर देगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैश अकाउंट ना बनाकर जनरल के अंदर कैश के लिए एक अलग से बुक बना लेते हैं, सब्सिडरी बुक, जिसे हम लोग कैश बुक कहते हैं। और यह कैश बुक जो है वो क्या करता है, कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसे रिकॉर्ड करके रखता है। कैश बुक को हम लोग ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री भी कहते हैं। अब कैश बुक का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है वो ऐसे इस तरीके से होता है कि इसके अंदर दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम को हम लोग कहते हैं रिसीप्ट साइड और दूसरा जो कॉलम होता है उसको कहते हैं हम लोग पेमेंट साइड। जो रिसीव्ड साइड होता है वो हमेशा डेबिट के अंदर आता है और जो पेमेंट साइड होता है वो हमेशा क्रेडिट के अंदर आता है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, रिसीप्ट का मतलब कुछ चीजें हैं जो बिजनेस के अंदर रिसीव हुई है, तो क्या है, तो ऑब्वियस है कि कैश बुक से अगर डील करेंगे तो कैश ही बिजनेस के अंदर इन करेगा। तो रिसीप्ट साइड में हम लोग जो कैश बिजनेस के अंदर आया है, इन करा है, उसे रिकॉर्ड करके रखते हैं। और पेमेंट की तरफ, पेमेंट साइड की तरफ हम लोग वो सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं जिसके थ्रू बिजनेस से कैश बाहर गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, इस पर्सन ने बिजनेस को पैसे दिए, मतलब इनका कुछ बकाया होगा, इन्होंने क्या करा, पे कर दिया। तो बिजनेस के अंदर जो कैश है वो इन करा, तो ये रिसीव्ड साइड में एंट्री होगी। वही सपोज दूध वाले का बकाया है, जो मिल्क मैन है उसका बैलेंस बचा हुआ है मिस्टर ऑनर के पास, तो मिस्टर ऑनर ने क्या करा, उस दूध वाले को पे कर दिया। तो बिजनेस से पैसे उस केस में क्या हो गए, बाहर चले गए, तो वो किधर लिखाएगा, तो पेमेंट साइड में लिखाएगा। अब हमेशा ये ध्यान में हमें रखना है, या इस बात को हमेशा एकदम नोट डाउन करके रखना है आपको हमेशा, कि जो डेबिट साइड होगा कैश बुक के अंदर वो हमेशा क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा। क्यों सर? इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं खर्च करूंगा ना। अगर सपोज मेरे पास डेली बेसिस पे अगर मेरे पास 10 रुपए आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं 15 रुपए खर्च करूं, तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, 5 रुपए का ड्यू बन जाएगा फिर। तो बिजनेस के अंदर होता क्या है कि जो पैसे इन कर रहे हैं वो ज्यादा होगा, तभी तो हम उससे जो कम होगा जो हमें देना है तो हम दे पाएंगे। जैसे सपोज करिए कि इन कर रहा है बिजनेस के अंदर 10,000 रुपए और हमें पे करना है किसी को 12,000, तो पॉसिबल ही नहीं है, पे ही नहीं होगा, 2,000 रुपए ड्यू बच जाएंगे। लेकिन वही अगर मुझे 8,000 पे करना होगा तो हम लोग पे कर देंगे आराम से, क्योंकि 10,000 आए हैं, 8,000 हमें पे करना है, तो आराम से हमें 2,000 हमारे पास बच जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान में हमें रखना है कि कैश बुक के अंदर जो डेबिट साइड होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड से बड़ा होता है, रिसीव्ड साइड हमेशा पेमेंट वाले साइड से बड़ा होगा। और जब भी हम लोग डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक बैलेंस बचेगा जिसे हम लोग कहेंगे डेबिट बैलेंस। इस डेबिट बैलेंस का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं कैश इन हैंड, हाथ में कितना कैश बच गया। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश बुक के अंदर? द कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। अ कैश बुक इज दैट यूनिक बुक ऑफ अकाउंट विच फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ जनरल एंड लेजर।
मतलब कैश बुक एक ऐसा बुक है जो जनरल और लेजर दोनों की तरह काम करता है। जनरल की तरह कैसे काम करेगा? तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं ट्रांजैक्शन को डेली बेसिस पर, तो इसलिए ये जनरल की तरह काम करेगा। और लेजर की तरह कैसे काम करेगा? तो ऑब्वियस है कि लेजर करता क्या है, क्लासिफाई करता है अकाउंट्स को। जैसे कैश अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया, बैंक अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया लेजर ने, उसी तरीके से किसी पर्सन का अकाउंट है उसे क्लासिफाई कर दिया। तो उसी तरीके से कैश बुक के अंदर जो कैश अकाउंट है वो क्लासिफाई हो रहा है, एक जगह पे सारा कैश अकाउंट मेंशन हो रहा है। तो ये लेजर की भी तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वाउचर क्या है? तो वाउचर जानने से पहले हम लोग एक बार फीचर्स ऑफ कैश बुक की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है जनरल एज वेल एज लेजर, ये जनरल और लेजर दोनों की तरह काम करता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश अकाउंट, जो हम लोग जनरल के अंदर कैश अकाउंट बनाते हैं उसका ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसके अलावा में हम लोग कैश बुक यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं। तीसरा जो है डुअल एंट्री होती है, एक तरफ रिसीप्ट वाली एंट्री होती है और एक तरफ पेमेंट वाली एंट्री होती है। चौथा, टू आइडेंटिकल साइड्स होते हैं। अब याद रखना, टू आइडेंटिकल का मतलब ये नहीं हो रहा है टू इक्वल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा। तो एक तरफ होगा डेबिट साइड और एक तरफ होगा क्रेडिट साइड। तो अभी मैंने बोला कि डेबिट साइड हमेशा बड़ा होगा क्रेडिट साइड से, तो अब यहाँ आइडेंटिकल दिख रहा है, तो ये मत समझ लेना कि आइडेंटिकल का मतलब टोटल इक्वल हो गया, इक्वल नहीं होता। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा दिखता है। तो टू आइडेंटिकल इसके अंदर साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो हमेशा डेबिट बैलेंस बचता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैश इन हैंड। नेक्स्ट है डेट वाइज एंट्री करते हैं इसके अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल एंट्री। सो यहाँ भी दिख गया आपको कि जनरल एंट्री के जैसा भी कैश बुक काम करता है। नेक्स्ट है मेरा वेरीफाएबल होता है, इसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं जिसका नाम है वाउचर। सो बेसिकली वाउचर होता क्या है? सो वाउचर आर डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एविडेंस ऑफ पेमेंट्स एंड रिसीप्ट, जो भी पेमेंट आई है और जो भी पेमेंट हमने करी है उन सबका एक रिसीप्ट होगा, उन सबको जो है हम लोग उसका एक डॉक्यूमेंट्स होगा जिसे हम लोग कहेंगे वाउचर। सपोज करिए ये मिस्टर ऑनर की शॉप है और मिस्टर ऑनर है इसके अंदर, ठीक है, सपोज ये मिस्टर ऑनर है और एक है इधर वाला ये बंदा और एक है इधर वाला ये बंदा। इन्होंने क्या करा, मिस्टर ऑनर को पे करा, तो मिस्टर ऑनर के पास क्या हुआ, कैश आया। तो जब मिस्टर ऑनर को जब ये पे करेगा तो मिस्टर ऑनर बदले में क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके देंगे, एक एविडेंस बना के देंगे कि हाँ भाई आपने हमें क्या करा, पे कर दिया। ये जो रिसीप्ट बनाकर इन्हें दे रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं डेबिट वाउचर, डेबिट वाउचर। उसी तरीके से दूसरा पर्सन आपको इधर देख रहा है, दूसरा पर्सन जो इस साइड है इसे पैसे जरूरत है, इसे पैसे चाहिए, मिस्टर ऑनर के पैसे बाकी हैं इनके पास। तो मिस्टर ऑनर ने क्या करा, इन्हें पे कर दिया। तो जैसे ही मिस्टर ऑनर इन्हें पे करेंगे तो बदले में ये जो बंदा है वो क्या करेगा, मिस्टर ऑनर को एक रिसीप्ट, एक डॉक्यूमेंट्स बना के देगा कि मिस्टर ऑनर ने मेरे पैसे जो है वो पे कर दिए। इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट वाउचर। तो बेसिकली वाउचर जो है वो दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं हम लोग क्रेडिट वाउचर, दूसरा होता है मेरा डेबिट वाउचर। नेक्स्ट है मेरा एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। कैश बुक के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है ये मिस्टेक्स को ट्रेस करता है, मिस्टेक का पता लगा सकते हैं हम लोग इससे, बहुत सिंपल है। कैसे? तो ऑब्वियस है कि डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से, तो अगर कभी अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो वो पकड़ में आ जाता है कि अगर जैसे अगर मान लेते हैं क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं कोई भी एंट्री जो है हो सकता है डबल कर दी हो, दो बार लिख दी हो पेमेंट्स वाले साइड में, तो इसीलिए जो है वो क्या हो रहा है, वो ज्यादा शो कर रहा है, हो सकता है। दूसरा होता है मेरा डेली रिकॉर्ड बेस्ड होता है ये। तीसरा है मेरा असर्टेन रिसीप्ट एंड पेमेंट का जो रिसीप्ट और जो है क्या क्या भुगतान हुआ है उसे, पेमेंट पे करा है हमने, वो सबका रिकॉर्ड रखता है ये। आइडेंटिफाइज फॉल्ट, डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइड फॉल्ट, जो भी गलतियां हो रही है उसे पहचान सकता है ये। डिटरमाइंस कैश इन हैंड कितना बचा हुआ है ये डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है सेव टाइम कॉस्ट एंड लेबर। अब इसे हम लोग कैश बुक बना रहे हैं
जनरल की जगह पर, तो थोड़ा-सा हमारा क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रहा है, लेबर बच रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग जनरल के ही अंदर एंट्री करते तो बहुत वॉल्यूमिनस हो जाता, बहुत टाइम लगता चीज़ों को अलग-अलग करने में, सेपरेट करने में। यहाँ ऑलरेडी हमें एक लेजर बना-बनाया मिल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं कैश बुक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा डिस्काउंट। तो बेसिकली डिस्काउंट होता क्या है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है? मेरे ऐप के अंदर भी डिस्काउंट चल रहा है, 2 तरीके का डिस्काउंट होगा। सपोज़ एक डिस्काउंट ऐसा होगा जो मैंने इंस्टेंटली किसी को दिया। जैसे किसी ने ईपीएफओ का फुल पैकेज लिया, तो मैंने उनसे कहा कि सर देखो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1000 रुपीज़ का कोर्स है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है 200 रुपए का, अभी तो फिलहाल 300 हो गया, तो 300 रुपए का जो है फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको ये पूरा कोर्स जो है 700 रुपए में मिल रहा है। तो एक ये डिस्काउंट हो गया। दूसरा क्या डिस्काउंट होता है, वो दूसरा डिस्काउंट मेरे यहाँ पे शायद नहीं होगा अभी, जब आएगा तो फिर मैं बता दूँगा। अभी फ़िलहाल इसमें इससे मैं समझा देता हूँ, ठीक है? 2 तरीके का डिस्काउंट होगा, एक को कहेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होगा मेरा कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये हमेशा जो है सेलर है वो बायर को देता है। कब देता है? तो जब वो सामान खरीद रहा होता है। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे सपोज़ करिए 2 पर्सन हैं, एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है। ये आया इसके पास कपड़े लेने के लिए। तो इसने बोला कि अरे तू तो मेरा दोस्त है, चल 1000 की जीन्स है, चलो 1000 तो थोड़ा सस्ता हो गया, चलो मान लेते हैं 4000 की जीन्स है। लोग आजकल 4-4 हज़ार की जीन्स पहनते हैं, तो सपोज़ 4000 की जीन्स है, तो इसने बोला कि अरे तू तो मेरा दोस्त है, 4000 मत दे मुझे 3.5 ही दे दे, चलेगा। तो इसने क्या करा, तुरंत जो है एक डिस्काउंट दे दिया 500 रुपए का इसे, ठीक है? तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट जब भी होता है, तो उस समय हम लोग इसकी एंट्री नहीं करते। मतलब ये दिखाते नहीं हैं बुक के अंदर कि हमने क्या करा, डिस्काउंट दिया है सामने वाले को। हमने सीधा ये दिखाते हैं कि हमने बेचा कितने में है, 3500 रुपए में बेचा है। क्लियर? ठीक है? सो ट्रेड डिस्काउंट क्या-क्या है? सो गिवन बाय सेलर टू बायर। दूसरा है बायर शुड परचेज इन बल्क। बल्क में परचेज करे ये ज़रूरी भी नहीं है हमेशा। सिंगल भी परचेज कर सकता है, डिपेंड करता है ये। नो एंट्री इन एनी बुक। बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं होती है। ओनली डिस्काउंट अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड व्हाइल एंट्री। बस हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्काउंट अमाउंट था 500 रुपए, हमने उसे क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया और बाकी जो बचा है उसे लिख दिया। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक अलग केस में दिया जाता है। कब दिया जाता है, सबने पढ़ ही लिया है इसे। क्या होता है, जैसे सपोज एक दो पर्सन है, इन्होंने क्या करा है, एक ट्रांजैक्शन करा दोनों के बीच में, लेकिन क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुआ। सपोज ये है मेरा सेलर और ये है मेरा बायर। तो ऑब्वियस है कि जो सेलर होगा, सेलर ने इसे क्या करा, क्रेडिट पे जो है कोई सामान बेचा और इस भाई साहब ने बोला कि देख भाई, मैं तेरे पैसे जो है 7 दिन में लौटा दूंगा। तो इसने बोला ठीक है ले जा। अब क्या हुआ, अब इसे अचानक से सडन बहुत जरूरत पड़ गई 2 दिन के बाद, और इसने सामान कितने का ट्रांजैक्शन कितने का करा था, तो 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन इसने करा था। मतलब जो क्रेडिट पे सामान लिया इसने 1000 रुपए का लिया। अब सेलर को 2 दिन के बाद अचानक से 1000 रुपए की जरूरत पड़ गई बहुत ज्यादा, तो इसने बोला अरे मेरे तो बाकी है ही, तो मैं इसे जो है ले लेता हूँ। तो इसने फ़ोन करके इससे बोला कि यार देख, ऐसा है कि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की अभी, तो तू जो एक सब वीक के बाद जो मुझे 1000 रुपए देने वाला था, तो एक काम कर, तू 1 वीक के बाद मत दे, तू मुझे आज ही दे दे। बस तू क्या करना, जो है 200 रुपए कम दे दे चलेगा, लेकिन आज ही तू दे दे मुझे। तो इसने बोला ठीक है, अगर मैं अभी पे करूँगा तो मुझे 200 रुपए का प्रॉफ़िट होगा, तो इस ये तुरंत ले जाकर के इसे पे कर देता है 800 रुपए। तो उस केसेस में जो पहले इसने ऑलरेडी एंट्री करी थी 1000 रुपए की, अब तो वहां पे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, वहां पे कैश डिस्काउंट का एक टर्म आ गया, जिसके कारण वो जो वैल्यू है, वो जो अमाउंट है 1000 रुपए, वो घट के 800 रुपए में आ जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। सो दिस डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर इन ऑर्डर टू मोटिवेट कस्टमर टू पे विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अब बहुत अच्छे से मैंने डिफरेंसेस के थ्रू समझा दिया है, मीनिंग क्या है बता रखा है मैंने अभी, पर्पस क्या है वो भी बता रखा है मैंने। इन क्या लिखा है ये नहीं होगा, इनवॉइस है। तो ये जो है इनवॉइस के अंदर ये शो नहीं होता है, ठीक है? मतलब दोनों ही शो नहीं होते हैं एक्चुअली इनवॉइस के अंदर। इसके अंदर जो है, इनवॉइस के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है, डिडक्ट होकर के जो नेट पेमेंट है वो दिखता है कि इतने रुपए में बेचा गया।
व्हेन अलाउड, कब अलाउ होता है? तो जब इसे परचेज करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को उस समय, और ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट अलाउ होता है। अलाउ टू द ऑल कस्टमर, यस, और इस केसेस में नहीं, सबको तो नहीं होता। एंट्री इन द बुक, इसकी एंट्री नहीं करते, यही बस एक है जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक ही जो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती बुक के अंदर, जबकि कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। देखो ये पिक्चर हमें क्या कहता है, ये पिक्चर हमें ये कहता है कि कैश डिस्काउंट अगर अलाउ करा गया है तो उस समय हम क्या करें, किस तरीके से एंट्री करें, और अगर हमें कैश डिस्काउंट मिला है, मतलब बिजनेस को अगर कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उस समय किस तरीके से एंट्री होगी। इसे समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे मिस्टर ऑनर है, एक उन्होंने क्या करा, कैश डिस्काउंट इस पर्सन को दिया, और दूसरा जो है यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ ग्रोसरी स्टोर जो है वो मिस्टर ऑनर को कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ है, कैश डिस्काउंट जो है मिस्टर ऑनर ने दिया, अलाउ करा, किसे, इस पर्सन को। समझते हैं इसको क्या है। सपोज करिए कि इस पर्सन ने मिस्टर ऑनर की शॉप से 1,000 रुपए का एक सामान लिया था क्रेडिट पर। ठीक है, अब 1,000 रुपए में इन्होंने सामान लिया क्रेडिट पर मिस्टर ऑनर से, और कहा कि मैं 1 वीक के बाद आपके पैसे लौटाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि मिस्टर ऑनर को 2 दिन के बाद जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि आप 2 दिन के बाद मुझे पैसे लौटा दीजिए, और मैं आपको 200 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, और मैं आपको आपसे 800 रुपए ही लूंगा। तो ये मान गया। तो अब देखो यहाँ पे, जब इस पर्सन ने सामान लिया था क्रेडिट पर, तो उन्हें तो इस पर्सन को कितने रुपए चुकाने थे, 1,000 रुपए। तो मिस्टर ऑनर जो है अपनी बुक में एंट्री कब करेंगे, जब उन्होंने सामान बेच दिया था। क्योंकि जो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो हमें यही कहता है कि जिस दिन सामान सेल हो जाए तो आप समझ जाओ आपके पास पैसे आए या नहीं आए, लेकिन आपको तो मान लेना है कि मेरे पैसे आ गए हैं, वो मेरे पैसे हैं, मैंने, क्योंकि वो मेरा बिक गया है। तो मिस्टर ऑनर क्या करेंगे, अपने अकाउंट की बुक में 1,000 रुपए का क्रेडिट शो कर देंगे। क्लियर। लेकिन हो क्या रहा है कि पैसे तो अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। लेकिन अब जो पैसे आएंगे वो 1,000 रुपए तो नहीं आएंगे, आएंगे कितने, 800 रुपए। 200 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया यहाँ पे। तो हमने गोल्डन रूल में पढ़ा है कि डेबिट करते हैं हम लोग किसको, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। तो यहाँ पे 200 रुपए का लॉस हो गया है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जब भी कैश डिस्काउंट अलाउ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे डेबिट कर देते हैं। उसी तरीके से जब कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो जैसे ग्रोसरी वाले से जो है मिस्टर ऑनर ने सामान लिया था, तो कितने का सामान लिया, 1,200 रुपए का सामान लिया। लेकिन जैसे ही 1,200 रुपए का सामान लिया तो बिजनेस से 1,200 रुपए जाने थे। लेकिन क्या हुआ कि जो है इस ग्रोसरी वाले ने मिस्टर ऑनर को जो है एक कैश डिस्काउंट दिया, सपोज 200 रुपए का। तो ये 1,200 का तो सामान इनके पास आ ही गया, 200 रुपए का और इन्हें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया इस केस में। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो हमने पढ़ा है अभी, अभी मैंने बताया गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल हमें क्या कहता है, गोल्डन रूल हमें कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे जो इनकम हुआ है 200 रुपए का, हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट शो कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो है मेरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बहुत सिंपल है। बैंक के थ्रू कैश का जो इनफ्लो और आउटफ्लो अगर हो रहा है तो उसे जिस अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है मेरा कॉन्ट्रा एंट्री, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, तो कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जो हमेशा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को एक ही टाइम पर अफेक्ट करती है। कैसे पॉसिबल है, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा एंट्री की जो एंट्री होगी वो कहाँ पर होगी, तो कैश अकाउंट, सॉरी, कैश बुक के अंदर होगी। कॉन्ट्रा एंट्री की एंट्री कहाँ पर होगी, तो कैश बुक के अंदर होगी। अब जब भी कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं हम लोग तो होता कैसे, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सपोज करिए एक यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा जिसकी एंट्री करनी है। सो ₹8,000 जो है वो कैश डिपॉजिट करा गया है। डिपॉजिट करा गया, कहाँ पे करा गया, तो इन द बैंक, इन दी बैंक। बैंक में जो है 8,000 रुपए जो है कैश डिपॉजिट कर दिया गया। कहाँ से निकला होगा ये कैश, तो ऑब्वियस है कि बिजनेस से निकला होगा। तो बिजनेस से कैश निकाल करके बैंक के अंदर डाल दिया गया 8,000 रुपए। अब इस केसेस में हमने हमने ये देखा था कि कैश बुक जो होता है उसका 2 कॉलम होगा।
एक कॉलम जो है वो मेरा रिसीप्ट का कॉलम होता है, आईपीटी रिसीप्ट का कॉलम होता है, और दूसरा जो है वो होता है मेरा पेमेंट का कॉलम। रिसीप्ट वाले कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट साइड कहते हैं, और पेमेंट वाला जो साइड होता है वो कहलाता है क्रेडिट साइड। ठीक है, अब समझिएगा अच्छे से। 8,000 रुपए जो कैश थे वो हमने क्या करा, बिजनेस से निकाला और निकाल करके बैंक के अंदर डाल दिया। तो जब हमने बिजनेस से निकाला कैश 8,000 रुपए, तो बिजनेस से कैश क्या होगा, कमेगा 8,000 रुपए। तो जो कैश अकाउंट होगा या इस केस में कैश अकाउंट होगा, वो कैश अकाउंट जो होगा डेबिट हो जाएगा 8,000 रुपए से, और वही बैंक अकाउंट में हमने डाल दिया पैसे, तो बैंक अकाउंट में जो है 8,000 रुपए का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों अफेक्ट हो रहा है, तो इस तरह की जब भी एंट्री होगी उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज करिए ₹5,000 withdrawn फ्रॉम दी बैंक। बैंक से बिजनेस के काम के लिए 5,000 रुपए निकाल लिए गए। अब बैंक से जब 5,000 रुपए निकाले गए तो अगेन कैश बुक होगा, इसका दो कॉलम बनेगा, एक साइड होगा डेबिट और एक साइड कहलाएगा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हो जाएगा मेरा रिसीप्ट वाला कॉलम, और क्रेडिट साइड में पेमेंट वाला कॉलम होगा। तो अब बैंक से निकाले गए ना पैसे, तो बैंक से जब पैसे निकाले गए तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट की साइड हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। कितने से डेबिट हुआ है, तो 5,000 रुपए से। और इसी तरह से जो क्रेडिट साइड में क्या होगा, अब बिजनेस के काम के लिए पैसे निकाले गए, तो अब बिजनेस में क्या होगा, वो कैश जो है वो एंटर करेगा। तो क्या क्या हो जाएगा, तो जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 5,000 रुपए से। तो इस तरह की जो एंट्री होती है इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। सो बेसिकली व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, अगेन एन एंट्री दैट अफेक्ट्स बोथ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। और इसकी एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, कैश बुक के अंदर करेंगे। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक होता है जिसे शायद मैंने मेंशन नहीं करा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ गया। एक और एंट्री होती है ऐसी ही, जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स एंट्री, REVERSE, रिवर्स एंट्री। ये रिवर्स एंट्री होता क्या है, तो यह एंट्री तब होती है जब जो डेटर है जिसका बाकी है, तो उसने क्या करा, जैसे ही पैसे दिए मुझे, तो उससे पैसे मैंने ले करके तुरंत जो है क्रेडिटर को पे कर दिया। मतलब उसकी एंट्री मैंने जस्ट लेते समय नहीं करी। अ, फिर से कहता हूँ, मैं फिर से समझा देता हूँ, शायद नहीं समझ में आया होगा किसी को। रिवर्स एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जब हम लोग डेटर से लिया हुआ पैसा तुरंत क्रेडिटर को चुका देते हैं। जैसे होता है ना, कभी-कभी बिज़नेस में आपने देखा होगा कि सपोज़ लेंडर है, उन्होंने आपसे पैसे माँगे कि भई मेरे पैसे दे, बहुत दिन हो गए, 10,000 तेरे बाकी है। तो आपने उसे कहा कि यार देख, ऐसा है कि मेरे पास अभी तक पैसे आए नहीं हैं, मुझे भी किसी से लेने हैं, जैसे ही मुझे मिलेंगे वैसे ही मैं तुझे ला कर के दे दूँगा। तो अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही किसी उस पर्सन को जिसके पास पैसे बाकी थे, तो वो पर्सन जैसे ही जो है उसे पैसे देगा, वो तुरंत लेकर के लेंडर को दे देगा। तो इस केस में क्या हुआ, डायरेक्ट मतलब बीच वाला नहीं आया पोर्शन, एक आया डेटर और तुरंत आ गया क्रेडिटर। तो इन दोनों की एंट्री करना है हमें। तो ये जिस तरीके की एंट्री होती है उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स एंट्री। So what is reverse entry? Reverse entry is a type of entry in which amount received from debtors is directly paid to the creditors. नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, तो जब भी अगर मिसमैच हो जा रहा है, जैसे अब अभी मैंने बताया आपको कि एक होगा बैंक अकाउंट जो मेंटेन होगा, एक बैंक खुद भी अपना मेंटेन करता है, जैसे हम लोग पासबुक के अंदर लिखते हैं। तो एक है बैंक पासबुक की एंट्री हो रही है, बैंक पासबुक एंट्री कहेंगे, बैंक पासबुक समरी कहेंगे शायद। ठीक है, बैंक पासबुक समरी समझ गए होगे ना आप। बैंक पासबुक एक पासबुक होता है जिसके अंदर बैंक जो है सारी बैंक का सारा डिटेल, आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो मेंशन होता है। तो ये एक उनका रिकॉर्ड हो गया। एक आपने खुद से जो है अपना बैंक अकाउंट एक मेंटेन करके रखा है, तो उसकी एंट्री।
अगर इन दोनों में कहीं भी कुछ मिसमैच हो गया, तो उस समय हम लोग चीज़ों को मिलाते हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। हो सकता है कि कोई चेक जो है वो बाउंस हो गया होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है। तो इस तरीके को मिलाना, चीज़ों को रिकंसिलिएट करना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है मेरा टाइप ऑफ कैश बुक। ये मैंने पिछले वाले क्लास में समझा दिया था कि टाइप ऑफ कैश बुक कौन-कौन सा होता है। तो 2 तरीके का कैश बुक है, एक जनरल, दूसरा पेटी कैश बुक होता है। जनरल कैश बुक अगेन 3 टाइप का होता है, एक को कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है? ये भी बता रखा है। पेटी कैश बुक क्या होता है? जब छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब जो है ना हम लोग साइड से कहीं पे लिख के रखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पेटी कैश बुक। जैसे सपोज़ आपने देखा होगा ना कि जब बैंक के अंदर है, स्टाफ्स वगैरह सबका चाय-पानी का खर्चा है, अब उसे पर डे बेसिस पे ₹10 ₹5 कौन लिख के रखेगा? उन्होंने क्या करा कि एक स्टाफ है, उसी को बोल दिया कि देख भाई मैं तुझे ₹5000 दे रहा हूँ, पूरे साल भर में तेरे जितने भी इन सब चीज़ों में छोटे-मोटे खर्चे होंगे करना, और अगर घट जाए तो फिर से मेरे से ले लेना, और अगर बढ़ जाए तो जो बचेगा मुझे वापस कर देना। और उसे साइड में करके वो रखता है, उसका छोटा-छोटा हिसाब नहीं रखता है, सीधा-सीधा एकदम एकदम जो कहते हैं ना कि पूरा होल में समझ लिया कि जो है ₹5000 मैंने उसे दिए हैं, बस खत्म। तो ये जहाँ पे साइड में जो है ये कैश बुक मेंटेन होता है, तो इसी को कहते हैं पेटी कैश बुक। नेक्स्ट है मेरा लेजर एंड इट्स एंट्री। सो लेजर क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लेजर क्या होता है? जहाँ पे हम एक ऐसा बुक जहाँ पे हम लोग सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। कौन सा बैंक अकाउंट है, उसमें सारे बैंक अकाउंट्स का जो जितना भी अभी तक का ट्रांजैक्शन हुआ है उसे लिखते हैं। उसी तरह से कैश अकाउंट होगा, उसी तरह से किसी पर्सन का अकाउंट होगा, सारी चीज़ें। तो फीचर्स क्या-क्या हैं लेज़र अकाउंट की, या लेज़र लेज़र की फीचर क्या-क्या होती है? सबसे पहले इट इज़ अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांज़ैक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेज़। ये मास्टर रिकॉर्ड होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जनरल एंड द सब्सिडियरी बुक और जनरल से बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेज़र अकाउंट। अब लेजर के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फाइनल स्टेटमेंट भी हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। ये बहुत बार पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। नेक्स्ट है पेज नंबर ऑफ द लेजर इज कॉल्ड लेजर फोलियो। ये भी आया है आई थिंक 2017 वाले पेपर में ही था शायद ये। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द जनरल टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। टाइप ऑफ लेजर, कितने तरीके का लेजर होता है? एसेट का लेजर होगा अपना, लायबिलिटीज का लेजर होगा, रेवेन्यू लेजर होगा, एक्सपेंसेस लेजर होगा, डेटर्स का लेजर होगा, क्रेडिटर्स होगा, जनरल लेजर होगा। ये सारे जो है लेजर्स के टाइप हैं। फॉर्मेट क्या है? ऑलरेडी बताया सबको, फॉर्मेट वगैरह सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको मालूम है। जिसे जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे वाली वीडियो से जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है मेरा? ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि हमने जो अभी तक जितना काम करा है वो सारा अर्थमेटिकल एक्यूरेट है या नहीं। मतलब अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ये बेसिकली हमें जनरल और लेजर के अंदर अगर किसी तरह का हमने कोई मिस्टेक करा है कैलकुलेशन में, उसे फाइंड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मेरा फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो पहला तो फीचर यही है कि इट इज नॉट एन अकाउंट। बहुत बार पूछा भी गया ये चीज। सो इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग ऑल बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट्स के सारे स्टेटमेंट्स को जो है ये क्या करता है? कंटेन करता है। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, हाँ ये इसका रूल है, ये ध्यान रखिएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये हमेशा इक्वल होने चाहिए, और इसी से हम लोग क्या करते हैं? अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन एनी बुक ऑफ अकाउंट। ये भी वही है, मिलता जुलता है, बहुत बार पूछा भी गया है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने मेंशन करा है। बेसिकली ये जो ई बुक जो मैंने बनाई हुई है, इसमें मैंने बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना लेंदी वे में लिखना, वो मैंने नहीं करा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मेंशन करे हैं जो आपके काम की हैं। बाकी तो आप वीडियोस देख करके समझ ही चुके होगे। और ई बुक पढ़ने का फायदा ये है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कंसाइज वे में 186 पेज आपको दिख रहे होंगे, जिसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस कवर करा है। और इस 186 पेजेस में भी आपको दो बाइलिंगुअल दिखता होगा, इंग्लिश भी दिख रहा है यहाँ पे, हिंदी भी दिख रहा है। तो बहुत ही कम पेजेस में किस तरीके से मैं इसे समराइज कर सकूं, वो मैंने कोशिश करी है। 50 रुपीज इसकी प्राइस है, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टा मोजो पर मेरी
वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा। आप पर्सनली जो है मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके भी सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा अकाउंटिंग एरर। अकाउंटिंग एरर क्या होता है? सो एरर इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग एरर। अकाउंटिंग एरर दो तरह का होता है, एक को कहते हैं हम लोग वन साइडेड एरर, दूसरा होता है मेरा टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर क्या होता है? तो जब भी अकाउंट का डेबिट साइड या क्रेडिट साइड के अंदर अगर किसी तरह का मिस्टेक हो जाए तो उस तरीके का जो एरर होगा दैट इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। अब चूंकि एक तरफ हुआ है ना, तो इस केस में क्या होगा, जो डेबिट है, टोटल डेबिट साइड और जो टोटल क्रेडिट साइड है, ये कभी इक्वल नहीं आएगा। तो जब इक्वल नहीं आएगा तो ट्रायल बैलेंस उसे क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो वन साइडेड एरर जो है इजिली ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिटेक्ट हो जाता है। जो दूसरा एरर है दिस इज कॉल्ड टू साइडेड एरर, और ये एक ऐसा एरर होता है जो डेबिट साइड प्लस क्रेडिट साइड दोनों तरफ होता है। अब चूंकि दोनों तरफ होता है तो दो सीन है यहाँ पे। यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि जो दोनों तरफ जो है अलग-अलग वैल्यूज से जो है एरर हुआ हो, तो उस सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस इसे पकड़ लेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ जो है एरर ऐसा हुआ हो कि ट्रायल बैलेंस पकड़ ही ना पाए। जैसे कोई एंट्री उसने लिखी ही नहीं। सपोज़ जो अकाउंटेंट है उसने एंट्री लिखी ही नहीं, मेंशन ही नहीं करी बाय मिस्टेक। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वो एक ऐसा एरर होगा जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। तो टू साइडेड एरर अगेन 2 तरह का होता है। एक ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है और एक ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस के रीच के बाहर होता है, उसे हम लोग कहते हैं टू साइडेड एरर। नेक्स्ट है यहाँ पे वन साइडेड बता दिया, टू साइडेड बता दिया। अब है मेरा टाइप्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के अकॉर्डिंग जो है एरर के कितने टाइप है? तो पहले तो 2 पढ़ना है, एक एरर ऑफ ओमिशन और दूसरा एरर ऑफ कमीशन। देखो अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है अगर मैं पूछा जाए ना, तो देखो दोनों जो है वो कब होता है, तो रिकॉर्ड करते समय, अगर डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय अगर एरर हो, या फिर पोस्ट करते समय, पोस्टिंग करते समय, या फिर कास्टिंग करते समय। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल करते समय। तो इन तीनों समय में अगर कोई एरर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन बन सकता है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मेन डिफरेंस बस यही है कि एरर ऑफ ओमिशन जो है वो बाय मिस्टेक होता है, गलती से हो गया, मतलब इंटेंशन नहीं था कि ऐसा करना है, बट हो गया गलती से, ध्यान नहीं दिया इस तरीके से। मतलब ऑनर से अगर मिस्टेक हो जाए तो वो हो गया एरर ऑफ ओमिशन। लेकिन वही अगर कोई स्टाफ से हो जाए और वो भी उसके दिमाग में था कि अरे ठीक है छोड़ना, हटा, इतना कौन देखता है। तो इस तरीके का अगर एरर हो, मतलब एक ऐसा एरर जो नेग्लिजेंस की वजह से हो, ठीक है? इग्नोरेंस की वजह से हो या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो, तो इस सिचुएशन में जो एरर होगा उसे कहेंगे हम लोग एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन जो है अगेन 3 टाइप का है। एक है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते समय अगर मिस्टेक हो जाए, एरर ऑफ कास्टिंग अगर हमें टोटल निकालते समय मिस्टेक हो जाए, एरर ऑफ पोस्टिंग अगर हमें पोस्ट करते समय या फिर लेज़र में क्लासिफाई करते समय अगर मिस्टेक हो जाए, तो ये जो है ये एरर ऑफ पोस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगेन नाम ही सब कुछ बता रहा है। प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ सर यहाँ पे? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंट अगर सपोज करो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूल्स ही नहीं पता, तो उस सिचुएशन में उसे पता ही नहीं है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ऐसे तो इस टाइम पे जो मिस्टेक होगा ना, तो इसे कहेंगे हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मेरा कंपनसेटिंग एरर। अब इसे एग्जांपल से समझे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो एक है सपोज़ राहुल का अकाउंट, एक है यहाँ पे राहुल का अकाउंट, राहुल्स अकाउंट, और दूसरा है मेरा राज का अकाउंट, राज अकाउंट, ठीक है? क्या वैल्यू है? 100 है और 1000। सपोज़ करिए कि जैसे राहुल का अकाउंट है, उसे मुझे डेबिट करना था ₹100 से, लेकिन मैंने गलती से क्या करा, ₹1000 से उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। वही अगर जो राज का अकाउंट है, इसे मुझे करना था ₹1000 से डेबिट, लेकिन मैंने इसका अकाउंट गलती से ₹100 कर दिया। तो अब जैसे जब टोटलिंग करेंगे, जब कास्टिंग करेंगे हम लोग, तो उस समय ये भी वैल्यू कितना आएगा, 1100, और ये भी वैल्यू कितना आएगा, 1100। तो ट्रायल बैलेंस तो कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो एक ऐसा एरर जो ओवरऑल जो कास्टिंग होती है उसे न्यूलीफाइड कर देता है, मतलब बता देता है कि हाँ कोई गलती नहीं है जब कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल, तो लेकिन गलती होती है। तो इस तरीके का जो एरर होगा वो कहलाता है मेरा कंपनसेटिंग एरर।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा सस्पेंस अकाउंट। सो व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि वन साइडेड एरर के केसेस में क्या होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये इक्वल नहीं आता है। तो सर जब इक्वल नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो अब कहाँ ढूँढेंगे, क्योंकि अब मान लो कि जनरल बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो गया है, लेज़र में भी हमने सारा रिकॉर्ड रख दिया है, तो अब कितना करेंगे? मतलब पॉसिबल नहीं है, 1-2 अगर फ़ाइल रहे तो पता चल जाए, बहुत सारा फ़ाइल है तो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा, ढूँढने में दिक्कत होगा। तो क्या करते हैं उस सिचुएशन में, इन दोनों का जो डिफ़रेंस आएगा, ठीक है? जैसे सपोज़ करो ये 500 है इधर और इधर है मेरा ₹700, तो ऑब्वियस है कि जो डिफरेंस है वो ₹200 का, तो ₹200 जो है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है? अब सस्पेंस अकाउंट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो कब क्रेडिट होता है, कब डेबिट होता है। तो अब हमें याद रखना है कि सपोज़ जब डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड क्या है? कम है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है 500 है, तो ऑब्वियस है डेबिट साइड ये क्या है? कम है। तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होगा, कितना बैलेंस है अभी? ₹200। तो वो क्या होगा? वो डेबिट साइड में आकर के ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ला कर के इसको ऐड कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। वही अगर क्रेडिट साइड में अगर कम रहेगा, तो क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड में ला कर के ऐड कर देंगे। ठीक है? ताकि जो है मेरा ओवरऑल ट्रायल बैलेंस जो है वो हमें इक्वल दिख जाए। बाकी फिर बाद में जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो हम लोग देखेंगे कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ पे क्या है, या फिर बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो देख लेंगे कि हाँ भाई कहाँ मिस्टेक किया था मैंने। ठीक है? सो सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ से हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। क्या-क्या सबसे पहले पढ़ेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगी। फिर नेक्स्ट होगा उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर उसी तरह से बैलेंस शीट होगा। इस तरह से मैंने ऑलरेडी स्टार्ट बता दिया था क्या-क्या हम लोग करेंगे। अब कुछ चीज़ें, तो यहाँ तक क्या था आपका रिवीजन पार्ट 1, रिवीजन पार्ट 2 फिनिश हो गया। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए जो मेरे ऐप पर आपको मिल जाएँगे। आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करिए निशांति अकेडमी का गूगल प्ले स्टोर से। ये एक एंड्रॉयड ऐप है जहाँ पे आप हर तरह के एग्ज़ाम्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने लॉन्च करा है और ईपीएफओ को मैंने स्टार्ट करा है, और कोशिश ये है धीरे-धीरे करके एसएससी कवर करूँ और यूपीएससी को भी कवर करूँ। तो सपोर्ट करना आपका काम है। बाकी कुछ अगर मिस्टेक्स हैं ऐप के अंदर, अगर आप चाहते हैं कुछ और इम्प्रूव करना, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये ऐप के अंदर आपको कुछ चीज़ें बहुत स्पेसिफ़िक मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको चैट सेक्शन मिलेगा, आप ग्रुप चैट बना सकते हैं अपना, स्टडी ग्रुप बना सकते हैं। होता है क्या कि आपने जैसे टेलीग्राम पे बनाया, तो पढ़ने वाले बच्चे भी रहते हैं यहाँ पे और नहीं पढ़ने वाले भी रहते हैं। तो दिक्कत ये होता है कि आप पूछना कुछ चाहते हैं और सामने वाला आपको बता कुछ और रहा है। कोई लिंक शेयर कर दिया किसी ने, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। अब टीचर पढ़ाने पे एंगेज रहे, अपने काम में बिज़ी रहे, या फिर ये देखे कि किसने क्या पोस्ट करा, किसने क्या कुछ गलत तो नहीं पोस्ट कर दिया, तो फिर मज़ा नहीं आता, और यही कारण है कि चीज़ें थोड़ी लेट हो जाती हैं फिर। तो ऐप पर आइए, ऐप पर आकर के जो है चैट सेक्शन पे आप चैट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे पर्सनली जो है चैट के अंदर जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। और यूपीएससी ईपीएफओ का फुल कोर्स चल रहा है, और अभी ₹300 का ऑफ है। इसके अंदर सारा जो भी डिटेल्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे ऐप पर भी मिल जाएगा। 700 के अंदर ये टोटल आपको अभी मिल रहा है। कुछ दिनों में प्राइसेस ये अगेन वापस 1000 हो जाएगी। तो जिसे लेना है ले लीजिए। 2 महीने की स्ट्रैटेजी है जो हम फॉलो कर रहे हैं, और 2 महीने में टारगेट है कि सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाए। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।